हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं निशा द्विवेदी गुरुकुल कंपटीशन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? टुडे वी विल रीड अवर सेकंड चैप्टर ऑफ हिस्ट्री। नेम ऑफ दिस चैप्टर इज फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, यानी व्यापार से अधिकार क्षेत्र तक, एक तरीके से कंट्रोल तक। ठीक है। द कंपनी एस्टेब्लिशेस पावर मीन्स कंपनी अपनी पावर को एस्टेब्लिश करती है, अपनी पावर की स्थापना करती है। लेट्स स्टार्ट दिस लेसन। औरंगजेब वॉज द लास्ट ऑफ द पावरफुल मुगल रूलर्स। तो औरंगजेब वॉज द लास्ट ऑफ द पावरफुल मुगल रूलर्स। औरंगजेब अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक था। He established control over a very large part of the territory that is now known as India. तो उसने बहुत बड़े क्षेत्र पर अपने शासन की स्थापना की थी। अपना उसने बहुत सारे बड़े क्षेत्र पर अपना अधिकार कर रखा था। दैट इज़ नाउ नोन एज इंडिया, जिसे हम भारत के रूप में जानते हैं। आफ्टर हिज डेथ इन 1707, तो 1707 में उसकी मृत्यु के बाद, तो याद रखना लास्ट पावरफुल मुगल रूलर कौन था? औरंगजेब था। लास्ट मुगल रूलर पूछा जाए तो बहादुर शाह जफर द्वितीय था। ठीक है। और औरंगजेब की डेथ कब हुई थी? 1707 में हुई थी। तो आफ्टर हिज डेथ इन 1707, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद, मैनी मुगल गवर्नर्स यानी कि सूबेदार्स एंड बिग जमींदार्स बिगेन असर्टिंग देयर अथॉरिटी एंड एस्टेब्लिशिंग रीजनल किंगडम्स। तो जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद जितने भी मुगल गवर्नर थे, जिन्हें सूबेदार बोला जाता था, एंड बिग जमींदार, और जितने भी बड़े बड़े जमींदार थे जिनके पास बड़ी बड़ी जागीरें हुआ करती थी, उन्होंने बिगिन असर्टिंग देयर अथॉरिटी एंड एस्टेब्लिशिंग रीजनल किंगडम्स। तो उन्होंने अपनी सत्ता पर अधिकार जमाना शुरू कर दिया एंड और साथ ही उन्होंने अपने छोटे छोटे राज्य बनाने शुरू कर दिए, छोटे छोटे राज्यों की स्थापना शुरू कर दी, क्षेत्रीय राज्यों की स्थापना शुरू कर दी। एज पावरफुल रीजनल किंगडम्स इमर्ज इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया, और इसी तरीके से भारत के विभिन्न हिस्सों में छोटे छोटे शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्य उभरने लगे। दिल्ली कुड नो लॉन्गर फंक्शन एज एन इफेक्टिव सेंटर। अब दिल्ली लंबे समय तक एक महत्वपूर्ण प्रभावकारी केंद्र के रूप में कार्य नहीं कर सका। जहाँ पहले दिल्ली का बहुत रोल हुआ करता था, दिल्ली सेंटर का काम करती थी, अब इस टाइम में जब छोटे छोटे राज्य उभर कर आने लगे थे, इस समय दिल्ली अब एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में नहीं रही। बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, तो 18वीं शताब्दी के सेकेंड हाफ तक, हाउएवर, किंतु अ न्यू पावर वॉज इमर्जिंग ऑन द पॉलिटिकल हॉरिजन। तो राजनीतिक सीमा पर एक नई शक्ति उभरने शुरू हो जाती है, द ब्रिटिश। और वो शक्ति कौन सी होती है? वो होती है ब्रिटिश, यानी अंग्रेज। डिड यू नो दैट द ब्रिटिश ओरिजिनली केम एज अ स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी? क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज थे वो वास्तविक रूप से एक व्यापारिक कंपनी, छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में आए थे। तो सभी को पता है कि अंग्रेज व्यापारी बनकर आए थे, क्योंकि अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी, छोटी सी ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1600 में इंडिया में एंटर करके गई थी, तो स्टार्टिंग में वो क्या बनकर आई थी? व्यापारिक कंपनी बनकर आई थी। एंड वर रिलक्टेंट टू एक्वायर टेरिटरीज, और स्टार्टिंग में जब आए थे तो उनका कोई पर्पज नहीं था टेरिटरी पर अधिकार करने का, यानी क्षेत्रों को अपने अधिकार में लेने का उनका कोई पर्पज नहीं था। वो सिर्फ व्यापार करने के लिए यहाँ आए थे। तो क्षेत्रों को अधिकार करने के लिए वे अनिच्छुक थे, उनका कोई पर्पज नहीं था अधिकार करने का। हाउ देन डिड दे कम टू बी मास्टर्स ऑफ अ वास्ट एम्पायर? लेकिन बाद में ऐसा क्या हो गया कि वो इस बड़े साम्राज्य के मास्टर बन गए। इन दिस चैप्टर यू विल सी हाउ दिस केम अबाउट। और इस चैप्टर में स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से अंग्रेज अपनी शासन को, अपनी नींव को रखते हैं इंडिया में। ओके स्टूडेंट्स। सो ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। तो सबसे पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके नाम में ही ईस्ट है, तो कहाँ की थी ये कंपनी? ईस्ट की थी। तो ईस्ट से आई थी, पूरब से आई थी। इन 1600 में द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड अ चार्टर फ्रॉम द रूलर ऑफ इंग्लैंड, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। तो इंग्लैंड की महारानी थी, इंग्लैंड की शासिका थी क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। तो महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट से ये जो कंपनी होती है ईस्ट इंडिया कंपनी, एक चार्टर गेन करती है। ठीक है।
ग्रांटिंग इट द सोल राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट, जिसमें इस चार्टर के तहत इस ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरब के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार मिल जाता है कि जो ईस्ट में जो कंट्री होंगी उनके साथ सिर्फ यही कंपनी व्यापार करेगी। दिस मीन्ड दैट नो अदर, जिसका अर्थ था कि नो अदर ट्रेडिंग ग्रुप इन इंग्लैंड कुड कम्पीट विद द ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका अर्थ ये था कि कोई भी अन्य कंपनी पूरब में जाकर के ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करेगी। कोई भी व्यापारिक समूह ईस्ट में जाकर के इस ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कम्पीट नहीं करेगा, प्रतिस्पर्धा नहीं करेगा, जो भी इंग्लैंड के व्यापारिक समूह होंगे। विद दिस चार्टर द कंपनी कुड वेंचर अक्रॉस द ओशंस, तो इस चार्टर के साथ ही कंपनी ने महासागरों के पार जाने का प्रयास किया, महासागरों के पार गए, सागर को पार किया। लुकिंग फॉर न्यू लैंड फ्रॉम विच इट कुड बाय गुड्स एट चीप प्राइस, तो किस लिए गए थे वो लोग? वो ये देखने गए थे ताकि उन्हें नई भूमि प्राप्त हो सके, अपनी सस्ती कीमतों पर वो नई वस्तुएं खरीद सकें, अच्छी वस्तुएं खरीद सकें, ऐसी भूमि मिल जाए उन्हें। एंड कैरी दैम बैक टू यूरोप टू सेल एट हायर प्राइसेस, और वहाँ से कम कीमतों पर वस्तुओं को खरीद करके ऊंची कीमतों पर वापस यूरोप में आकर उनको बेच सकें। तो कम कीमतों पर वो खरीदें, ऐसी लैंड उन्हें चाहिए थी, ठीक है, जहाँ से वो कम कीमतों पर चीज़ों को खरीद सकें और उसके बाद उन्हें उन सस्ती चीज़ों को लेकर के यूरोप में हायर प्राइसेस में बेच सकें। The company did not have to fear competition from other English trading companies, और साथ ही इस कंपनी को ये भी डर नहीं था अन्य इंग्लिश व्यापारिक, जो भी अन्य अंग्रेज व्यापारिक कंपनियां थी उनसे भी प्रतिस्पर्धा का भी कोई डर नहीं था, क्योंकि उन्हें पहले ही चार्टर मिल चुका था क्वीन से। मर्केंटाइल ट्रेडिंग कंपनीज इन दोज डेज मेड प्रॉफिट प्राइमरीली बाय एक्सक्लूडिंग कंपटीशन, तो जितनी भी वाणिज्यिक व्यापारिक कंपनियां थी वो इन दिनों अपना अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए प्रतिस्पर्धा को छोड़ रही थी, उनके अंदर कंपटीशन नहीं था इस समय। सो दैट दे कुड बाय चीप एंड सेल डियर, ताकि वे सस्ता सामान खरीद सके और महंगे में उसे बेच सके, तो हर कोई प्रॉफिट के उसमें था। द रॉयल चार्टर हाउएवर कुड नॉट प्रिवेंट अदर यूरोपियन पावर्स फ्रॉम एंटरिंग द ईस्टर्न मार्केट्स, जो शाही अधिकार पत्र था, किंतु शाही अधिकार पत्र पूरब के बाजारों में यूरोपीय शक्तियों को पहुंचने से नहीं रोक सका। देखो, क्वीन जो इंग्लैंड की क्वीन थी उसने अपने इंग्लैंड की कंपनियों को तो रोक दिया चार्टर के थ्रू, लेकिन क्वीन और बाकी यूरोप में जितनी भी कंट्रीज थी उन देशों की कंपनियों को नहीं रोक सकती थी भारत में पूरब में की मार्केट्स में आने से। By the time the first English ships sailed down west coast of Africa round the Cape of Good Hope and crossed the Indian Ocean, the Portuguese had already established their presence in the western coast of India. So by the time the first English ships sailed down the west coast of Africa, तो जिस समय अंग्रेज जहाज अफ्रीका के पश्चिमी तट से रवाना हुआ, केप ऑफ गुड होप से होते हुए एंड क्रॉस द इंडियन ओशन, जैसे उसने भारतीय महासागर से होकर गुजरा, द पोर्तुगीज हैड ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड देयर प्रेजेंस इन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, तो भारत के पश्चिमी तट पर पुर्तगाली पहले से ही अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके थे। पुर्तगाली उनसे पहले आ चुके थे, अंग्रेजों से पहले ही पुर्तगाली भारत के पश्चिमी तट पर पहुंच चुके थे। एंड हैड देयर बेस इन गोवा, उन्होंने अपने गोवा में नींव भी रख ली थी। इनफैक्ट वास्तव में इट वाज वास्को डी गामा। ये कौन था? ये वास्को डी गामा था, अ पुर्तगीज एक्सप्लोरर, जो कि एक पुर्तगाली अन्वेषक था, खोज करने वाला था, हु हैड डिस्कवर्ड दिस सी रूट टू इंडिया इन 1498, जिसने 1498 यानी कि 1498 में भारत के समुद्री मार्ग की खोज की। तो सबसे पहले भारत कौन आया था? पुर्तगाली आए थे, और सबसे पहले भारत आने वाला कौन था? वो था वास्को डी गामा, जो कि जिसने 1498 में भारत आया था और जिसने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। तो याद रखना स्टूडेंट्स, ये कई बार जीके के क्वेश्चंस में भी आते रहते हैं। तो 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था और पुर्तगाली अन्वेषक था। बाय द अर्ली 17th सेंचुरी
तो 17वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों तक द डच टू वर एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटीज ऑफ ट्रेड इन द इंडियन ओशन। तो 17वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में हम देखते हैं कि जो डच थे वो भी संभावनाएं खोज रहे थे भारतीय महासागर में व्यापार करने की। सून द फ्रेंच ट्रेडर्स अराइव्ड ऑन द सीन, और शीघ्र ही फ्रेंच ट्रेडर्स जो थे, फ्रांसीसी व्यापारी भी इसी स्थान पर आने लगे व्यापार करने के लिए। द प्रॉब्लम वॉज दैट द कंपनीज समस्या ये थी दैट ऑल द कंपनीज वर इंटरेस्टेड इन बाइंग द सेम थिंग्स, कि जितनी भी कंपनियां थी सारी की सारी एक ही सामान को खरीदने में इंटरेस्टेड थी, एक ही जैसी चीज़ों को खरीदना चाहती थी। और वो चीज़ क्या थी? द फाइन क्वालिटीज ऑफ कॉटन, यानी अच्छी किस्म की अच्छी गुणवत्ता वाला सूती वस्त्र, एंड सिल्क प्रोड्यूस इन इंडिया हैड अ बिग मार्केट इन यूरोप। तो भारत में जो अच्छी क्वालिटी का कॉटन और सिल्क प्रोड्यूस होता था उसकी यूरोप में बहुत ज़्यादा डिमांड थी, यूरोप के बाज़ारों में उसकी बहुत पूछ थी। पेपर, काली मिर्च, क्लोव्स, लौंग, कैडमम, इलायची एंड सिनेमन, दालचीनी, टू वर इन ग्रेट डिमांड, इनकी भी बहुत ज़्यादा डिमांड थी। कंपटीशन amongst the European companies inevitably pushed up the prices at which these goods could be purchased। तो स्वाभाविक सी बात है, निस्संदेह ये संभव था कि इन यूरोपीय कंपनियों के बीच जो प्रतिस्पर्धा थी उसने इनकी कीमतों को, यानी जो वस्तुएं बेची जा रही थी, खरीदी जा रही थी, उनकी कीमतों को और भी बढ़ा दिया। एंड दिस रिड्यूस द प्रॉफिट दैट कुड बी अर्न, और साथ ही जिस प्रॉफिट की लालसा में यहाँ आए थे उस प्रॉफिट को भी उसने कम कर दिया। द ओनली वे द ट्रेडिंग कंपनीज कुड फ्लरिश वॉज बाय एलिमिनेटिंग राइवल कंपटीटर्स। केवल एकमात्र ही तरीका था व्यापारी कंपनियों के पास, तो व्यापारी कंपनियों के पास सिर्फ एक ही तरीका था समृद्ध होने का, कि किसी भी तरीके से अपने प्रतिद्वंदी को, यानी जो उनका कंपटीटर है सामने उनके साथ जो प्रतिस्पर्धा कर रहा है, उसको किसी भी तरीके से हटा दिया जाए। ठीक है। द अर्ज टू सिक्योर मार्केट्स देयरफॉर लेड टू फायर्स बैटल्स बिटवीन द ट्रेडिंग कंपनीज। तो इस तरह से क्या हुआ, इस तरीके से द अर्ज टू सिक्योर मार्केट्स देयरफॉर, यानी कि अपनी अपनी मार्केट्स को सुरक्षित करने के लिए घमासान लड़ाइयाँ शुरू हो गई व्यापारिक कंपनियों के बीच। तो हर व्यापारिक कंपनी अपनी अपनी मार्केट्स को सिक्योर करना चाहती, तो इसलिए और सिक्योर करने के लिए ज़रूरी था कि वो सामने वाले को पछाड़े। तो इस तरीके से इन दोनों के बीच में आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो गई। थ्रू द 17th and 18th century they regularly sank each other's ships। तो 7वीं और 18वीं शताब्दी तक वे प्राय एक दूसरे की जहाज़ों को डुबाते थे, कंपनीज एक दूसरे के जहाज़ों को डुबा देती थी, ब्लॉकेड रूट्स उनके रास्तों को रोक देती थी, एंड प्रिवेंटेड राइवल शिप्स फ्रॉम मूविंग विद सप्लाईज ऑफ गुड्स। और साथ ही जो प्रतिद्वंदियों के जो जहाज होते थे उनकी सप्लाइयों को, उनकी वस्तुओं की सप्लाई को रोकने की प्रयास करती थी। ट्रेड वॉज कैरिड ऑन विद आर्म्स एंड ट्रेडिंग पोस्ट वर प्रोटेक्टेड थ्रू फोर्टिफिकेशन। अब इसका रिजल्ट ये निकलता है कि अब जो व्यापार था, व्यापार हथियार के जरिए होता था, जिसके पास रिवॉल्वर है, हथियार है, तो वही अब व्यापार कर सकता था। तो हथियार के उसमें आधार पर व्यापार होने लगा। एंड ट्रेडिंग पोस्ट और जितने भी व्यापारिक केंद्र थे उनकी फोर्टिफिकेशन के जरिए उन्हें मजबूत किया गया। तो जितने भी व्यापारिक केंद्र थे उनकी किलेबंदी करके उन्हें मजबूत बनाया गया। दिस effort to fortify settlements and carry on profitable trade also led to intense conflict with local rulers। तो इस तरीके से जो उनकी मजबूत बसावट करने का प्रयास था, ये मजबूत बसावट करने का प्रयास था, एंड कैरी ऑन प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑल्सो, और साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने का, व्यापार में प्रॉफिट कमाने का जो प्रयास था, इसने जो स्थानीय राजा थे उनके साथ ज़्यादा संघर्ष करने में बढ़ावा दिया। ठीक है।
तो कहीं ना कहीं अपने व्यापार को मजबूत बनाने के लिए वो जिस तरीके से गतिविधियां कर रहे थे, उन गतिविधियों के चलते स्थानीय राजाओं से उनकी मुठभेड़ शुरू हो जाती है, उन स्थानीय राजाओं से उनका संघर्ष शुरू हो जाता है। द कंपनी therefore found it difficult to separate trade from politics. The company therefore found it difficult to separate trade from politics. तो इसीलिए कंपनी को लगता है, इसलिए कंपनी ने पाया कि व्यापार राजनीति से व्यापार को अलग करना बहुत ही मुश्किल था। व्यापार को राजनीति से अलग करना मुश्किल था। लेट अस सी हाउ दिस हैपेंड। अब देखेंगे कि किस तरीके से ये होता है। तो आई एम स्टॉपिंग हेयर, otherwise it's gonna be vast. So thank you so much for watching this video. Please do comment, share and subscribe my channel. Thank you so much.